Hello everyone. This is our lecture 10th on distributed operating system. In previous lecture, we covered physical clock synchronization. After that, we cover algorithms for physical clock synchronization. And after that, the algorithms are Christian algorithm and Barclay algorithm. In today's lecture, we are going to cover logical clocks. What are the logical clocks? After that, logical clocks algorithm and the Lampert clock algorithm, which is logical clock algorithm. Okay, so we'll firstly see what are the logical clocks. Okay, so is a logical clock is a mechanism for capturing chronological and causal relationship in a distributed system. Distributed system may have no physically synchronous global clock, so a logical clock allow global ordering in on event that different processes in सच सिस्टम. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं उनमें कोई फिजिकल सिंक्रोनस ग्लोबल क्लॉक नहीं होती है, उसके लिए हमें लॉजिकल क्लॉक यूज करनी पड़ती है. सो बेसिकली लॉजिकल क्लॉक हमें यूज करनी ही क्यों पड़ती है, लॉजिकल क्लॉक्स होती क्या है, राइट. सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लॉजिकल क्लॉक इम्प्लीमेंट अ प्रोटोकॉल टू ऑल द मशीन इन अ नेटवर्क that these machines are able to maintain a consistent ordering. Okay, समझा कुछ. सो बेसिकली क्या है कि जो लॉजिकल क्लॉक्स होती हैं वो एक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करती हैं जो नंबर ऑफ मशीन्स, जो नंबर ऑफ नोड किसी नेटवर्क में हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपस में कनेक्ट होती हैं. ठीक है, क्यों कौन सा प्रोटोकॉल और क्यों वो प्रोटोकॉल अप्लाई करती है, ताकि जो हमारी नोड्स हैं वो एक कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग जो है वो फॉलो कर सके. अभी कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग से क्या मतलब है, ठीक है. सो बेसिकली क्या है, आप बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन जा रही है. ठीक है, एक ट्रेन है एंड ट्रेन जो है वो जा रही है 4 स्टेशन से होके. ठीक है, द ट्रेन इज गोइंग थ्रू 4 स्टेशन. ठीक है, so for example station 1 name is station A, after that station B, after then station C, after then station D. Okay, so train direct station D पे तो नहीं जाएगी, right. So firstly train will go to station A, after that station B, after that station C, after then station D, right. So train is following order, right. डायरेक्टली वो C या D पे नहीं जा सकती, वो पहले ए पे जाएगी, आफ्टर दैट विल गो टू बी, आफ्टर दैट सी, आफ्टर दैट डी. सो ये हो गई एक कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग. अंडरस्टूड. तो मतलब हमें ऑर्डरिंग करने की क्या जरूरत है, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है, राइट. सो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, और अगर कंपोनेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अलग अलग पीसीज में अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिनको साथ में काम करना है, राइट. तो क्या यूज होगा, लॉजिकल ऑर्डरिंग, लॉजिकल क्लॉक्स यूज होंगी वहां पे. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो टाइम है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ताकि जो भी 20 नंबर ऑफ या 10 नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं वो एक ऑर्डर में काम कर सके, एक साथ काम कर सके. ठीक है, अगर एक ही पीसी में 2 प्रोसेसेस हैं, ओके, वो तो फिर भी चल जाएगा कि वो काम कर लेंगी रिसोर्सेज को शेयर करके, राइट. वहां पे हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. बट अगर 2 अलग अलग सिस्टम की प्रोसेस हैं, उनको एक साथ काम करना है, तो आप कैसे करवाओगे, तो क्या यूज होगा, लॉजिकल क्लॉक्स. ओके, अंडरस्टूड. अभी जैसे अब ट्रेन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे हाउ लॉजिकल क्लॉक्स विल यूज, राइट. तो इफ स्टेशन है, 4 नंबर ऑफ स्टेशन आर देयर, राइट. तो हम उनके लिए एक टाइम फिक्स कर देंगे कि जो स्टेशन ए है उस पे जो ट्रेन आएगी वो आएगी 1 बजे, राइट. आफ्टर द स्टेशन 2 वहां पे आप आइडिया लगा लीजिए कि 3 बजे आएगी. मतलब एक ऑर्डरिंग में हम लोग एक टाइम सेट कर देंगे. एंड ऑलवेज द ऑर्डर विल बी लाइक, अगर टाइम जो ट्रेन स्टेशन 2 का टाइम है, राइट, वो होना चाहिए ग्रेटर देन टाइम ऑफ स्टेशन 1. कैसे, देखिए, इफ
on station 1 the timing is 3 o'clock, right? On station 2 the timing is 5 o'clock. So which is greater? 5 is greater, right? तो क्या होगा कि हमेशा जो प्रोसेस 1 है, द टाइमिंग ऑफ प्रोसेस 1 इज लेस देन द टाइमिंग ऑफ प्रोसेस 2. ओके, सो ये टाइमिंग क्या है? ये एक हमने टाइम स्पेन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है. सेम इम्प्लीमेंट्स फॉर द प्रोसेसेस. किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में या किसी भी नेटवर्क में व्हेन वी प्रोवाइड टाइम स्पैन, this is called as logical clocks. Okay, like for process 1 we provide some time, like हमने उसको टाइम दे दिया 3 o'clock. Okay, after that the processes 2 उसका टाइम हमने दे दिया 5 o'clock. तो which one is the greater? 5 o'clock. And the timing of process 1 is less than process 2, right? So in here you can see logical clocks refer to implementing a protocol on all machines within your distributed system, that so that machines are able to maintain consistent ordering of event within some virtual time span. So हमने क्या किया? एक time span उसको provide कर दिया. Okay, so if we go outside then we have made a full plan. ये example जैसे मैंने आपको ट्रेन का example बताया, वैसे ही मैंने एक यहाँ पे भी example लिखा है. If we go outside then we have made a full plan that which place we have to go first, second and so on, right? We don't go to second place at first and then the first place. यहाँ पे हम फिर भी चेंज कर सकते हैं कि एक ये रियल टाइम सिनेरियो है कि हमारा प्लान कभी भी चेंज हो सकता है, बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम प्लान चेंज नहीं कर सकते. उसमें हमें वी हैव टू फॉलो अ ऑर्डर, अ कंसिस्टेंट ऑर्डर, राइट? सो जो टाइम है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, राइट? किसी भी सिस्टम में. बट डू यू थिंक कि ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? दैट्स व्हाई वी आर गिविंग अ टाइम स्पैन. Okay, so if you give a time span to some process, then synchronization is possible. Okay, so in last line you can see, suppose we have more than 10 PCs in a distributed system and every PC is doing its own work, but then how we make them work together? So there comes a solution to this is a logic clock. तो कहाँ पे यूज होगी? जब हमें बहुत सारी प्रोसेस को when we want that number of processes work together, then we use logical clock. And how we use this logical clock will give the time span to the processes. Okay, understood? So basically logical clocks क्या होंगी? एक time span provide कर देंगी processes को and maintain the consistent ordering of all the machines in a network in distributed systems. Understood? Okay, so people use physical time to order event. Mostly क्या होता है? The people use a physical time, right? किसी भी इवेंट को ऑर्डर करने के लिए बेसिकली जो फिजिकली अगर हम देखें तो एक फिजिकल टाइम जो होता है वो यूज किया जाता है. For example, we say that an event at 8:15 a.m. occurs before an event at 8:16 a.m. In distributed system, physical clocks are not always precise, so we can't rely on physical time to order event. Instead, we can use logical clocks to create a partial or total ordering of the event. Understood? So इस लाइन का क्या मतलब है? नॉर्मली जो होता है we use physical time for ordering event. Like for example, we can say that event at 8:15 a.m. occurs before an event at 8:16 a.m. तो चाहे there is a difference for 1 minute, but 8:15 is before 8:16 a.m. right? So in distributed system we use logical clocks to create a partial or total ordering. Basically why we use logical clocks?
to provide a consistent ordering to processes, right? So in simple term, we can say that logical clock implements a protocol to all the machine in the distributed system, so the machines are able to maintain consistent ordering. Understood? So the Lampert clock algorithm is used for what? For logical clocks. Okay. So the algorithm of Lampert timestamp is a simple algorithm used to determine the order of event in distributed computer system. So basically, why we use this Lampert timestamp? For ordering the events in distributed computer system. Okay. As different nodes or processes will typically not be perfectly synchronized, this algorithm is used to provide a partial ordering of event with minimal overhead and conceptually provide a starting point for the more advanced vector clock method. So basically, why we use this algorithm? So to provide a partial ordering of the event. Why they don't write fully ordering? Because fully synchronization is not possible, not fully possible in distributed system. Okay. So this algorithm is basically used to provide a partial ordering of event with minimal overhead and conceptually provide a starting point for more advanced vector clock method. Okay. So Lampert logical clock was created by Leslie Lampert. It is a procedure to determine the ordering of event occurring. जैसा कि हमने लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा, सेम चीज है, उसी का ये एल्गोरिदम है, लैम्पर्ट एल्गोरिदम, जो कि डिटरमाइन करता है क्या? ऑर्डरिंग ऑफ द इवेंट वो कैसे अक्कर हो रहे हैं, हाउ द इवेंट्स आर अक्कर, राइट? So it provide a basis for the more advanced vector clock algorithm due to the absence of global clock in the distributed operating system. Lampert logical clock is needed. So basically क्या है, जो global clock है वो नहीं होती है distributed system में. That's why we use the Lampert logical clock. Okay. So to synchronize logical clocks, Lampert defined a relation called happen before. It's happen before relationship. Okay. The expression A, B is read as a happen before B. Sorry. So basically happen before relationship का क्या मतलब है कि A जो है वो पहले होगा B से. रिलेशनशिप कब बनेगा? जब A कुछ काम करेगा, B के पास कुछ भेजेगा, तब रिलेशनशिप बनेगा ना. बट A happens, for example, you want to send a message to your friend. Okay, so firstly you will write a message, right? After that you will send the message to your friend ना. So A happens before B, मतलब A ने पहले काम किया, after that it will send to B and B will respond back you, right? So A happens before B क्या हुआ? पहले आपने वो काम किया, उसके बाद you send that message to B and B respond back to you, right? And it's mean that all processes agreed at that first event A occurs, then after we event B occurs. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? सारी जो processes है नेटवर्क में, they are agreeing that event A occurs first and then afterward event B occurred. Okay, the happen before relationship can be observed directly in two situations. Okay, where we can find these situations, where we can find this happen before relation in two situations. Okay, first situation is if A and B are event in the same process and A occur before B, then A is B is true, right? So basically क्या होगा, अगर A और B सेम प्रोसेस में काम करें फिर भी क्या होगा, A occurs before B, right? If A is the event of message being sent by one process and B is the event of the message being received by another process, अगर क्या होगा, अगर
मैसेज उसने ए ने भी भेजा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यू आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड, उसमें भी क्या कंडीशन बन रही है, दैट ए हैपेंड बिफोर बी, राइट। अ मैसेज कैन नॉट बी रिसीव बिफोर इट सेंट, मतलब जब तक आप मैसेज सेंड ही नहीं करोगे, हाउ योर फ्रेंड गोइंग टू बी रिसीव दैट मैसेज, राइट, since it takes a finite non-zero amount of time to arrive. Okay, if you are not sending any message to your friend, how your friend can get that message? So always A is happened before B. So this is the happen before relationship. Okay, so there are three processes here. Okay, there are three number of processes. Okay, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C. These are the processes, or you can say actions, right? So basically, what happened here? So see, यहाँ पे क्या है अभी, और एक बात हमेशा you have to remember that always time of A is less than time span of B. मतलब पहले A होगा, after that B होगा, and always remember that the time of B is always greater than time of A. Okay, let me show you. Okay, so this is the pencil. So always remember that time of A is always less than time of B. Okay, always remember this. हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका जो टाइम है वो हमेशा प्रोसेस ऑफ टाइम बी से कम होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. इस लैम्पर्ट क्लॉक का यही एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है, दैट यू शुड रिमेंबर दिस. A time span of A is less than time span of B. कैसे? If the time span of A is 1, then the time span of T of B is equal to 2 always. So 2 is the greater, right? So हमेशा याद रखना है कि जो टाइम स्पैन ऑफ A है वो टाइम स्पैन ऑफ B से कम रहेगा. ओके, ठीक है. सो इसको हम अंडू कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए डायग्राम में यू कैन सी कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिस इज द टाइम स्पैन, राइट. सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 कंडीशंस बनती हैं. ओके, फर्स्टली रिमेंबर दैट 3 कंडीशंस आर देयर. फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव, सेकेंड वन इज कैजुअलिटी ऑर्डर, एंड थर्ड वन इज कंकरेंट ऑर्डर विच इज साइमल्टेनियसली. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो टाइम है वो कम रहेगा. तो अभी आप एग्जाम्पल देखिए, अगर तीनों प्रोसेस एक ही साथ चल रही हैं, ये दोनों प्रोसेस हम एक साथ चलाते हैं, ठीक है. तो अब इसका टाइम जो है वो 5 है एंड इसका टाइम जो है वो 2 है, राइट. इसका टाइम कितना है 5, इसका टाइम 2 है. इन दोनों प्रोसेस के अगर हम देखते हैं तो ये प्रोसेस रॉन्ग हुई. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, क्योंकि पहले J चल रहा है, आफ्टर दैट ये C चल रहा है, राइट. सो the time of J is 1 and the time of C is 3. So consider this as a time of A and consider this as a time of B. So time of A is 1 and time of B is 3. So which is the greater? 3 is the greater, right? So there is a no problem, okay. But when you are going here, let me convert this. हाँ, अभी क्या होगा, ये पहले हो रहा है, ये पहले हो रहा है और ये बाद में हो रहा है. बट the time of E is lesser than time of H. So what we'll do here? So कुछ नहीं करना है, जो टाइम है जैसे यहाँ पे अगर 5 है तो you should write here 6. आपको एक प्लस कर देना है, ठीक है, अंडरस्टूड. इसको क्या करना है, आपको एक प्लस, उसमें प्लस ऐड कर देना. जो ये वाला टाइम है ना उसमें एक आप ऐड कर दोगे, उससे क्या होगा, आपका टाइम एडजस्ट हो जाएगा. फिर यहाँ पे 5 + 1 इज इक्वल टू 6. तो आप यहाँ पे 6 कर दोगे, 2 को कट कर दोगे एंड 6 कर दोगे, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. मतलब टाइम ऑफ E इज लेस देन टाइम ऑफ H.
अंडरस्टूड। सेम यहाँ पे आप देख पाएंगे द टाइम ऑफ f is 6, राइट, and time of f is 6 and time of k is 2. So is it true? No, it's wrong, right? So 6 plus 1 is 7. So the value of k, the time span of k will be 7. You have to add 1. Okay, always add 1 if the value of t2 is less than t1. Okay, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी, इसमें आपको इतना क्लियरली अंडरस्टूड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू विल इजिली अंडरस्टूड कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट विल सी, वेट, ओके, नेक्स्ट इज दिस डायग्राम, वेट, ओके, सो विल सी नेक्स्ट डायग्राम। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। देखो अभी when 6 goes to 16, so 16 is greater than 6, it's correct. So t of p1 is less than t of p2. मैसेज 1 गया यहाँ पे, तो 6 से 16 पे गया, then no problem because t of p1 is less than t of p2, right? After that p2 से p3 पे गया, 24 से 40 पे गया, right? So time span of p2 is less than time span of p3. So is it correct? Yes, it is correct. Okay. After then, when the m3 goes from p3 to p2, the timing of p3 is 60, but the timing of p2 is 56. So is it correct? No, it's not correct, because always remember that the t of a is less than t of b. So here t of p3 is greater and t of p2 is lesser, right? Same implies here, if t of p2 is, the value of p2 is 64 and the value of p1 is 54. So is it true? No, it's not true. So how we are going to resolve this problem, right? So basically मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ कि जैसे ये 3 प्रोसेसेस हैं, ओके, दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2, दिस इज प्रोसेस 3, अंडरस्टूड। सो प्रोसेस 1 से जब मैसेज ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस 2 के लिए, तो प्रोसेस 1 का टाइम स्टैम्प इज 6, राइट, और प्रोसेस 2 का क्या है 16। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो जो P2 की वैल्यू है वो P1 से ज्यादा है, तो नो इशू, राइट। आफ्टर दैट जब P2 से जा रहा है वैल्यू P3 पे, तो what is the value of P2? 24, and what is the value of P3 is 40. Then T of P2 is less than T of P3, no problem, मैसेज जाएगा, राइट। बट जब P3 से रिटर्न मैसेज P2 पे आ रहा है, तो the value of P3 is 60 and the value of P2 is 56. तो ये क्या गलत है ना, इट्स वॉल्यूटिंग ना। सो और सेम यहाँ पे लाइक जब P2 से वैल्यू मैसेज P1 के लिए जा रहा है, तो द वैल्यू ऑफ P2 इज 64 एंड द वैल्यू ऑफ P1 इज 54. सो इट्स रॉन्ग बिकॉज T ऑफ P2 इज नॉट लेस देन T ऑफ P3, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको पहले बताया लास्ट स्लाइड में, अगर ऐसा कुछ इश्यू आता है तो देन यू हैव टू ऐड 1 इन दैट टाइम स्टैम्प, या सो विल सी हियर। तो हमारा ऊपर से जब 6 से 16 पे गया था तो कोई इशू नहीं था व्हेन 24 to 40, बिकॉज द प्रोसेस P1 is less than P2 and the P2 is less than P3. The problem arise here, right? So पहले क्या था, जब हम 60 थे 56 पे जा रहे थे, तो P3 से P2 पे जा रहे थे, तो P3 की वैल्यू क्या थी 60 एंड P2 की वैल्यू क्या थी 56, राइट। तो अभी जब हम 60 से P2 पे जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 61। तो पहले वैल्यू कितना था 56, अभी कितना वैल्यू है 61, तो दोनों में सब्ट्रैक्ट किया 5 हो गया ना, 5 उसमें काउंट 56 में उसने 5 काउंट कर दिया, यहाँ से उसने 1 ही इंक्रीमेंट किया है, बट आपको ये भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते यहाँ पे 61 और यहाँ पे जो ओल्डर थी वो ही रख पाएंगे, नहीं। सो यू हैव टू अपडेट द क्यू ना। सो यू हैव टू ऐड 61 प्लस 5, कितना आपने जब 56 में 5 प्लस किया था देन 61, राइट। नाउ यू हैव टू
add 5 in this element 64. So 64 plus 5, 69, right? After that 72 plus 5, 77. After that 80 plus 5 is 85. ओके सेम जब हम लोग 60 यहाँ से 64 से 52 पे आ रहे थे, अभी 64 की वैल्यू अपडेटेड हो के 69 हो चुकी है, राइट? तो अभी नेक्स्ट फिर से 1 प्लस करेंगे, देन दिस इज 70 एंड यू सब्ट्रैक्ट 70 माइनस 54. ओके उतना उस पे आ गया, आप काउंट ऐड कर दीजिए एंड योर क्यू विल बी अपडेटेड. सो दिस इज द लैम्पर्ट एल्गोरिदम. ओके अंडरस्टूड. सो बेसिकली ये आपको क्लियर हो गया कि लैम्पर्ट जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली क्या करता है, टाइम को एडजस्ट करता है, क्लॉक को एडजस्ट करता है, राइट? सो इट इज बेसिकली यूज टू एडजस्ट द क्लॉक फॉर कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ द प्रोसेसेस. ओके सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेक्टर क्लॉक्स. Okay, so vector clocks expand upon scalar time to provide a causally consistent view of the world. This means by looking at the clock we can see if one event contributed another event. मतलब जब हम क्लॉक को देखेंगे उसी से हमें आइडिया आएगा, हम देख पाएंगे कि एक जो इवेंट है वो दूसरे इवेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो ये एक डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा. पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. सो विद दिस अप्रोच ईच प्रोसेसेस कीप्स अ वेक्टर. वेक्टर क्या होता है? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. ओके विद इन एन इंटीजर फॉर ईच लोकल क्लॉक फॉर एवरी प्रोसेस विद इन द सिस्टम. मतलब हर एक प्रोसेस का एक वेक्टर होगा. वेक्टर में क्या होगा? कुछ इंटीजर्स होंगे, ठीक है. इफ देयर आर n प्रोसेसेस देयर विल बी अ वेक्टर ऑफ n size maintained by the each processes. Okay, for example, if we have 3 processes, the size of the vector will be 3. Okay, and what is vector? Vector is a list of integer. ठीक है. Vector clock is an algorithm that generate partial ordering of event and detect causality violation in a distributed system. Okay, these clocks expand on scalar time to facilitate a causally consistent view of the distributed system. They detect whether a contributed event has caused another event in the distributed system. It essentially capture all the causal relationships. जितने भी relationship बन गए सबको capture करेगा. So this algorithm help us label every process with a vector. जब भी कोई भी प्रोसेस के अंदर एक कोई इवेंट ऑकर होगा तो एक वेक्टर हमें उसके साथ लेबल करना पड़ेगा. ओके सो विद इन एन इंटीजर फॉर ईच लोकल क्लॉक फॉर एवरी प्रोसेस विद इन द सिस्टम. सो फॉर एन गिवन प्रोसेसेस देयर विल बी वेक्टर और एरे ऑफ साइज n. सो पहले मैं आपको वेक्टर एक वर्किंग समझा देती हूँ, उसके बाद हम पीछे वाली स्लाइड पे फिर से आएंगे. सो ये देखिए, सो देयर आर थ्री प्रोसेसेस आर देयर. ठीक है. सो ये क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर. ये देखिए 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 ये क्या है? वेक्टर्स हैं. ओके सो वेक्टर P1 प्रोसेस है तो ये वाला वेक्टर इंक्रीज होगा. ओके और अगर P2 अपना प्रोसेस है तो सेकेंड नंबर वाला एलिमेंट इंक्रीज होगा. आफ्टर दैट अगर P3 है देन थर्ड नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड. ओके सो पहले हम लोग ये कर लेते हैं. सो आपको आइडिया आ गया होगा कि वेक्टर क्या है. वेक्टर इज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स और हर एक इवेंट के लिए वेक्टर जो है वो इंक्रीमेंट होगा. जैसे प्रोसेस 1 में अगर फर्स्ट जो इवेंट है वो ऑकर हुआ है तो द इंटीजर विल बी 1. In P1 when the second event will be occur the value is incremented by 1. Okay so Lampert logical clock lead to a simulation situation where all event in the distribution system are totally ordered with the property if event A happened before the event B. ठीक है. लैम्पर्ट में क्या करते थे हम लोग एक ऑर्डर में चलते थे, राइट. अभी इसमें क्या, उसमें क्या बोला था, जब हमेशा उसमें लैम्पर्ट में क्या होता था, A happened before event B, राइट. उसमें क्या होता था, जो एलिमेंट या इवेंट A है वो हमेशा B से पहले होगा एंड द वैल्यू विल बी हाई ऑफ B1, राइट. सो देन A will also be positioned at in that ordering before B that C of A is less than C of B.
then this does not necessarily imply that indeed happened before B, sometime more is needed for that. ठीक है, जरूरी नहीं है जो चीजें उसमें हुई हैं वो हमेशा ही काम आए, हो सकता है कुछ और चीजें भी उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज दैट लैम्पर्ट क्लॉक डू नॉट कैप्चर कैजुअलिटी. कैजुअलिटी कैन बी कैप्चर्ड बाय मींस ऑफ वेक्टर क्लॉक. कैजुअलिटी क्या थी? कैजुअलिटी हम इसमें जो लैम्पर्ट क्लॉक है उसमें हैंडल नहीं कर पाते थे, कैप्चर नहीं कर पाते थे. और कैजुअलिटी क्या हुई? कैजुअलिटी वहां होगी जब कोई भी अक्कर जो अपना इवेंट है वो किसी रिलेशनशिप से पहले होगा. ठीक है, कैजुअलिटी इज फुली बेस्ड ऑन हैपन बिफोर रिलेशनशिप, राइट. टेक इन सिंगल पीसी ओनली इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर अकरिंग वन बाय वन, देन टाइम स्पैन ऑफ ए इज लेस देन टाइम स्पैन ऑफ बी. जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है, इफ ए हैज टाइम स्पैन ऑफ 1 देन बी शुड हैव टाइम स्पैन मोर देन 1. अगर उसका 1 है तो टाइम स्पैन उसका कितना होगा? 2, हमेशा इंक्रीमेंटेड होगा. देन ओनली हैपन बिफोर रिलेशनशिप अकर. ओनली बिफोर रिलेशनशिप जो है मैंने आपको लैम्पर्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें आपको आइडिया आ गया होगा कि हमेशा the time span of A is less than time span of B. ठीक है, so now working of vector clock. Initially all clocks are set to 0. Okay, so basically यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक दिखाती हूँ. वेट, so let me show you. Okay, so ये जो है यहाँ पे जो हमारा वेक्टर होगा ना वो हमेशा 0 0 और 0. ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग जो होगी वेक्टर की वो 0 0 होगी. कोई भी प्रोसेस है उसके लिए जो स्टार्टिंग है दैट विल बी 0. और प्रोसेस 3 द स्टार्टिंग विल बी 0. ओके, सो ये क्या हुआ? प्रोसेस, तीनों प्रोसेस के लिए द स्टार्टिंग पॉइंट और द यू कैन से दैट इनिशियली ऑल द क्लॉक्स आर सेट टू 0. सो ये जो आपका ब्रैकेट में है ये एक वेक्टर है. एंड व्हाट इज वेक्टर? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो इफ प्रोसेस 1 अक्कर, जब प्रोसेस 1 में फर्स्ट इवेंट अक्कर होगा तो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट integer will be incremented by 1. Okay, so every time an internal event occur in a process, the value of the process logic clock in the vector is incremented by 1. So here the value is 1. Okay, after that when the second event occur, the value is again incremented by 1. So now the value is 2, right? After that third event is 3 0 0 0. Why? Because this value is incremented by 1. Okay, so leave that part. We'll start with this first. So now second process is occurring, right? So the first event, the value will be 0 1 0. Why the value is 1 here? Because this is process 2. So second integer will be incremented, right? After that 2 2 0. Why here is 2 2 0? Because we always cover that topic that process A should be less than process B. ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमारी जो प्रोसेस पहले अकर हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ दिस, राइट. सो अभी हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग ये अक्कर नहीं हो रहा होता तो वैल्यू आता 0 2 0, राइट. बट अभी क्या हो रहा है, प्रोसेस यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कर रही है तो इसका वैल्यू होगा 2.000 एंड इसका वैल्यू कितना होगा? 220, बिकॉज इसका ये सेकेंड इवेंट है और ये इससे ज्यादा होगा. ओके, सेम आफ्टर दैट इसका वैल्यू इंक्रीज क्यों किया है? वाई द वैल्यू इज इंक्रीज हियर? सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0 0 1, राइट. और अगर आप इसके वे में जाते तो इसका वैल्यू क्या होता? दिस इज द थर्ड इवेंट, राइट. सो द सिंपल वेक्टर विल बी 0 3 0, राइट. सो व्हाई वी राइट 2 हियर? बिकॉज दिस इवेंट अक्कर अर्लियर, आफ्टर दिस अक्कर ना. और कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है? इसके साथ. सो
इसका इंक्रीमेंट क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये तो वैसे इधर जाएगी राइट, क्योंकि उसका नेक्स्ट इवेंट उतना फिक्स रहेगा ना, यहाँ पे 2 फिक्स हो गया था तो यहाँ पे भी 2 रहेगा। एंड थर्ड जो है हमारा इवेंट है राइट, एंड 1, क्योंकि इसके बाद ये चीज हो रही है, थर्ड के बाद हो रही है ना, दिस इज द थर्ड प्रोसेस, द थर्ड प्रोसेस वैल्यू इज 1, सो वी हैव टू राइट 1 हियर। ओके, आफ्टर दैट उसके साथ बाद ही 2 4 1, क्योंकि ये फोर्थ जो है हमारा इवेंट अक्कर हुआ है। ओके, और फिर हम ऊपर चले जाते हैं। सो ऊपर जाने के बाद वाई दिस इज 4 4 1, बिकॉज द प्रोसेस 1 द इवेंट इज फोर्थ राइट, एंड इससे बाद ये इवेंट अक्कर हुआ है, द वैल्यू विल बी 4 एंड 1। ओके, आफ्टर दैट 5 और 4 1 तो नॉर्मली हमने इंक्रीमेंट कर दिया है, जो नॉर्मल इंक्रीमेंट होना ही है वेक्टर में। ओके, सो फॉर 0 2 2, क्योंकि इसका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, जिसका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है उसका आप नॉर्मल इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, बट अगर किसी इवेंट का दूसरे इवेंट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है कि ऑलवेज द टाइम स्पैन ऑफ ए इज लेस देन टाइम स्पैन ऑफ बी। कैजुअलिटी वही आएगी जहां पे आपका हैपन बिफोर रिलेशनशिप होगा। हैपन बिफोर रिलेशनशिप क्या था, मैंने आपको एक मैसेज के एग्जाम्पल के साथ भी समझाया था। लाइक इफ यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड राइट, then you should send the message first right, after that he will get the message right। so उसका क्या मतलब हुआ, आपने जब कोई चीज की उसके बाद your friend received your message right। so happen before relationship का मतलब यही होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो ये जो डायग्राम है ये बहुत ही लाइक आप बोल सकते हैं बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार ट्राई करना स्टार्ट करोगे, आप जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, पहले ऑलवेज सेट वेक्टर टू 0 0, आफ्टर दैट स्टार्ट इंक्रीमेंटिंग। बट इफ टू प्रोसेसेस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, यू हैव टू रिमाइंड दैट t of a, टाइम स्पैन ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन टाइम स्पैन ऑफ b। तो आपको उससे ज्यादा इंक्रीमेंट करके उसको लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज द वेक्टर, okay, so the above example depict that vector clock mechanism in which the vector clocks are updated after the execution of internal event. The arrow indicate that how the value of vectors are sent in between the processes P1, P2 and P3. So these all are the summary about physical clock, logical clock and vector clock. So physical clock में क्या था, सर्वर को और क्लाइंट का रिलेशनशिप होता था, वो लोग टाइम पूछते थे राइट, जो सर्वर था वो टाइम पूछता था क्लाइंट से राइट। आफ्टर दैट लॉजिकल क्लॉक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉजिकल क्लॉक is implement a protocol to all the machine in distributed system that the machines are able to maintain the consistent ordering। मतलब जब जो processes हैं they have to maintain a ordering, a consistent ordering, that is called logical clock। and the vector clock is an algorithm for generating a partial ordering of event in a distributed system। it detect causality violation, ठीक है, like the Lamport timestamp inter-process matches contain the state of the sending process of logical clock। so that's it for the today। अगर आपको किसी भी एल्गोरिदम से रिलेटेड कोई डाउट है, so you can ask me in comment box। okay, so till then bye, take care।